कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। होप सो आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और पढ़ाई आपकी भी बढ़िया चल रही है, पढ़ाई हमारी भी बढ़िया चल रही है। ओके तो दोस्तों चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन केस स्टडी के साथ, राइट, जहां पे डिस्कस करने वाले हैं यस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मई 2019 के आरटीपी पे आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, एप्लीकेबिलिटी कौन से सेक्शंस की यहां पे बन रही है, एनालिसिस, प्रोविजंस एंड फाइनल आंसर्स के साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। X received certain goods from Y and promised to pay rupees 60,000. Okay? X ने क्या किया है, Y से गुड्स परचेज किया है, बोला है कि 60,000 मैं आपको पे करूंगा, बट लेटर ऑन X expressed his inability to make payment. बोलता है कि भैया अब मेरी औकात नहीं है तुम्हें 60,000 रुपए पे करने की, और वो उसको पे नहीं करता। पर Z जो X का दोस्त होता है या आप कुछ भी कह लीजिए, who is known to X, ठीक है, रुपीज 40,000 टू Y ऑन बिहाफ ऑफ X। वो जो है Z रहता है वो X के बिहाफ पे 40,000 रुपीज जो है X 40,000 जो है वो किसको पे कर देता है, Y को पे कर देता है। बट इसके बारे में X को कोई पता नहीं चलता, राइट। ओके, नाउ Y is intending to sue X for the amount of rupees 60,000. Can Y do so? Yes. So the question needs your advice. Now सबसे पहली बात अपने को ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है दोस्तों किस एक्ट किस सेक्शन से पूछा गया है। तो आप बताना चाहेंगे फटाफट से कौन सा एक्ट है। तो एक्ट तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कहां से पूछा गया है दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है दोस्तों क्योंकि अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहे हैं 1872। ठीक है, ओके नाउ ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जो ओके सो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस। क्या है यहाँ पे, प्रॉमिस टू पे, है ना, प्रॉमिस है बेसिकली। तो बेसिकली जहाँ पे वादा और उसके निभाने की बात आती है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। ओके नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स और Y, ठीक है, X ने इसको कितना देना था दोस्तों, 60,000 देना था, बट ये बोलता है कि मैं पे करने में असमर्थ हूं। तो जो X जो Z है X का दोस्त है वो बिना X को बताए Y को 40,000 पे कर देता है। ओके, Y को पता होता है कि भैया Z ने जो है X के बिहाफ पे पे किया है, पर X को नहीं पता होता है कि Z जो है उसने मेरे बिहाफ पे Y को जो है 40,000 पे कर दिया। बट फिर भी लालची आदमी ये Y X के पास गिड़गिड़ाता भीख मांगता हुआ जाता है, बोलता है मुझे अभी भी 60,000 रुपए आपने नहीं दिए हैं जिसके लिए मैं आपको कोर्ट पे घसीट सकता हूं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कैन Y डू सो, क्या Y ऐसा कर सकता है। तो अब ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, इसके लिए तो अपने को एक्ट मिल गया। अब एक्ट का सेक्शन देखना है। तो ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों ये सेक्शन नंबर 41 से आया हुआ है, जहां पर सेक्शन नंबर 41 ये बोलता है कि अगर आपने प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन किसी थर्ड पार्टी से करवा लिया है तो फिर आप प्रॉमिसर को, याद आ गया, यस याद आ गया सर, प्रॉमिसर को आप फोर्स नहीं कर सकते हो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। बोलो हाँ या ना। तो इस केस में क्या हुआ था, एक्स ने प्रॉमिस किया था कि मैं 60,000 पे करूंगा, बट ये 60,000 रुपए एक्स के बिहाफ में जेड ने दे दिया था। मतलब इस प्रॉमिस को परफॉर्म करने वाला कौन था दोस्तों, जेड था, राइट। तो क्या वाई इस प्रॉमिस को अब एक्स से परफॉर्म करवा सकता है, नहीं करवा सकता। पर अगर आप आंसर ऐसा दोगे कि नहीं वाई कैन नॉट डू सो, राइट, सिर्फ अगर इतना लिख के आप छोड़ दोगे तो आपको मार्किंग जो है दोस्तों नहीं होगी, राइट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी क्योंकि यहां पे जो पेमेंट हुआ है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 40,000 का हुआ है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन थर्ड पार्टी ने किया है वो टू द एक्सटेंट कहां तक हुआ, 40,000। रिमेनिंग अभी भी 20,000 जो है एक्स से लेना बाकी है वाई को, यस नो। तो वाई कैन डू सो, यस वाई कैन डू सो, बट फॉर ओनली ₹20,000। आगे बात समझ, यस, फॉर ₹40,000 सेक्शन 41
shall be applied, and in that case promisor will not be responsible for execution of promise. कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? यस. तो दिस वुड बी द आंसर. क्या लिखा है यहाँ पे? एज पर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when a promisee accepts performance of the promise from a third person. Now try and understand. मैंने आपको बताया था फैक्ट ऑफ द केस. तो फैक्ट ऑफ द केस एंड इशू, ये मैं बार बार बोल रहा हूं और ये अब मुझे डिस्कस करना भी नहीं है क्योंकि ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन से लिखनी है, राइट? तो फैक्ट ऑफ द केस, एक लास्ट में क्या आ जाएगा? कैन वाई डू सो. आ रहा है बात समझ? यस. कैन वाई डू सो, कैन मतलब कैन वाई डिमांड अगेन 60,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर एक्स, दिस वुड बी द इशू. अब आएगा प्रोविजन. तो प्रोविजन में सीधा आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? सेक्शन नंबर 41, ये लाइन. व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस प्रॉमिस from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promisor. So this would be section number 41. ये प्रोविजन में आगे. एनालिसिस क्या हो जाएगा दोस्तों? एनालिसिस ये होगा कि परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर एक्सेप्टेड बाय प्रॉमिस प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर. तो ये बोल रहा है कि भैया क्या करना है? 41 बोलता है कि आप थर्ड पार्टी से अगर एग्जीक्यूट करवा लोगे प्रॉमिस को तो आप प्रोमिसर से नहीं मांग सकते. तो यहाँ पे एनालिसिस में आपको लिखना है, मतलब एनालिसिस में अपने को क्या करना होता है दोस्तों? फैक्ट को और प्रोविजन को दोनों को मिला के लिखना होता है. तो यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन केस. क्या लिखेंगे? इन द गिवन केस Y has received 40,000, only rupees 40,000 from Z on behalf of X. Hence, according to section 41, he cannot demand that rupees 40,000 from Mr. X, but remaining rupees 20,000 he can still demand from Mr. X. So this would be the analysis. So final answer क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर एक लाइन में क्या लिखेंगे अपन? यस, वाई कैन डिमांड रुपीज 20,000 फ्रॉम एक्स एंड नॉट रुपीज 60,000. खत्म. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. यहां पे किसी को डाउट होगा तो प्लीज आप अपने जो डाउट्स हैं दोस्तों वो कमेंट में आप दे सकते हैं, राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9. चलिए आ जाइए. एक्स वाई एंड जेड ज्वाइंटली बोरोड रुपीज 50,000 फ्रॉम ए. ओके. ना यहाँ पे क्या आ गया? अगेन अगर मैं ज्वाइंट प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइंटली बोरोड है मतलब ज्वाइंट प्रॉमिस की बात हो रही, मतलब 42, 43, 44, 45 याद रख लीजिएगा. ओके. तो एक्स वाई एंड जेड ने ज्वाइंटली बोरोड किया फ्रॉम ए. कितना दोस्तों? 50,000. कितना किया? 50,000. ओके. द होल अमाउंट वाज रिपेड टू ए बाय बी. बट बोला गया कि ए को जो है पूरा अमाउंट रिपे कौन करेगा? वाई करेगा. मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया गया दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से. 43 लगा दिया गया. कंपेल किया जा सकता है, कर सकता है. ओके. तो वाई बोला कि भैया, वाई को बोला गया कि तुम ही पूरा पे करोगे. डिसाइड इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर Y can recover the contribution from X and Z. तो क्या जब Y इसको पे कर देगा 50, क्या ये रिकवर कर सकता है? यस, रिकवरी पॉसिबल. ये भी कौन बोलता है दोस्तों? 43 बोलता है. 43 बोलता है कि भैया अगर 43 पे आपको लाइबिलिटी दे दी गई है कंपेल करके कि आपको ही पूरा लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, तो वही 43 का सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपको राइट भी देता है कि जो रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर है आप इक्वल प्रोपोर्शन पे बाकी का अमाउंट जो है वो आप उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन में ले सकते हैं. ओके. ये बोलता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स. तो अगर मर जाता है तो एक्स का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, ओके, क्या उससे वाई यस पैसा वापस ले सकता है क्या? यस. बट अगर याद करो एक क्वेश्चन और था जहां पे ये बोलता है एक्स वाई जेड तीनों मर गए, तो क्या सिर्फ एक्स से लिया जा सकता है? नहीं. मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक बंदा मर जाएगा, सेक्शन 42 बोलता है. 42 क्या बोलता है कि अगर जो है ज्वाइंट प्रोमिसर, कोई भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर मर जाता है तो उसकी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा अलोंग विद द सर्वाइवर. अलोंग विद द सर्वाइवर. तो सर्वाइवर कौन है इस केस में दोस्तों? जेड. तो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव और जेड आधा आधा करके अपने हिस्से का जो है वो पेमेंट करेंगे. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस.
ओके, वाई कैन रिकवर द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसेट्स इन केस जेड बिकम इंसॉल्वेंट। ये बोला अगर जेड मान लो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ओके, तो जो जेड का एसेट है क्या उसको सेल आउट करके जो है वो पैसा ले सकता है? यस, वेरी मच ट्रू, ले सकता है, राइट। तो यहां पे क्या लग रहा है दोस्तों? 44 लग रहा है कि इन द केस, नहीं सॉरी 43 लगेगा ना, यस 43 लगेगा, क्योंकि अगर ये मर गया, क्या सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट के केस में उसके एसेट से जो है वो रिकवरी कर लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इसमें आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको रिलीज कर दिया गया, माफ कर दिया गया, ओके। बट इंसॉल्वेंट के केस में बोलते हैं कि भैया एसेट अगर उसके पास है तो उसको सोल्ड आउट करके आप उससे अमाउंट रिकवर कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इन केस अगर इसको रिलीज कर दिया गया तो उससे वहां पे रिकवरी भी हो जाएगी। देखिए जरा यहाँ पे फटाफट से सेक्शन 42 समझ में आ गया कि प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा? तो या तो जीते जी पूरे के पूरे ज्वाइंट प्रोमिसर करेंगे, अगर कोई एक ज्वाइंट प्रोमिसर मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बाकी के जो सर्वाइवर हैं वो पे करेंगे। अगर सारे के सारे मर जाते हैं तो सारे के सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज्वाइंटली जो है वो परफॉर्म करेंगे। दिस इज 42। 43 क्या बोलते हैं? आप किसी एक को भी कंपेल कर सकते हो और वो है जो लायबिलिटी पूरी पे करेगा, राइट। बट आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी, Section 43 gives him right to take the contribution from the remaining joint promisor in equal proportion. I hope I am clear. Yes. वही लिखा है ना? Yes. The liability of the joint promisor is thus made not only joint but joint and several. Section 43 provides that in the absence of express agreement to the contrary, promising may compel, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है दोस्तों, राइट। promising may compel any one or more of the joint promisor to perform the whole of the promising, ठीक है। तो उसको कर दिया, अब ये क्या करेगा? सेक्शन 43 ने अब उसको पावर दे दिया किसको? जो पूरी लायबिलिटी पे कर। तो प्रोमिसर में कंपेल एवरी जॉइंट प्रोमिसर कंट्रीब्यूट इक्वली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वली टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ओके, अनलेस देयर इज जो है सर्टेन रेशियो जो है वहां पे प्रिस्क्राइब किया गया, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी रेशियो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था, इसलिए इक्वल प्रोपोर्शन बोला गया। अब ये बोला है यहाँ पे, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट। आगे बात समझ में? यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि y can recover the contribution from x and z because x and y are the joint partners। तो y जो है वो रिकवर कर सकता है x and z से, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर कुछ भी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ यू नो दैट डिफेक्ट्स ऑफ एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, तो रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर से आप ले सकते हो। तो अब ये बोल दिया कि अगर z जो है क्या हो गया दोस्तों? इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके एसेट से ले लिया जाएगा, बाकी का जो बचा है वो y से ले लेगा। और अगर इसने ये बोला कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्स आर लायबल टू पे द कंट्रीब्यूशन टू वाई, आगे बात समझ? यस। हाउएवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड रिसीव्ड बाय हिम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो एक्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी अपनी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी किसकी थी? एक्स की। तो जितना भी एक्स की प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर होगा वो उसको जो है पे कर देगा वाई को। एंड चूंकि वाई जो है इंसॉल्वेंट हो गया थर्ड केस में, तो आप उसके एसेट से जो भी है, राइट, वाई ऑल्सो कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जेड एसेट। तो जेड अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो जेड के एसेट से जो है वो वाई रिकवर कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। मैंने 42, 43, 44 आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया। और आप देखो अगर दोस्तों तो ज्वाइंट प्रॉमिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आए हैं और ICAI या RTP पे भी दिए हुए हैं। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट विल बी राइट्स विद द प्रोमिसर इन फॉलोइंग केसेस? ओके, सो ये केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलिए मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन विद रीजन। रीजन आपसे पूछ रहे हैं कि राइट्स ऑफ द प्रोमिसर क्या है, प्रोमिसर का राइट्स क्या है। मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन, बोलता है मरे हुए आदमी को मिस्टर एक्स जो है जिंदा कर देगा, इसके लिए वो एग्रीमेंट करना चाहता है। बोलो जरा फटाफट से, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है साहब? क्या लग जाएगा हमें? सेक्शन नंबर 56 लग जाएगा। इम्पॉसिबल एक्ट है और ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस केस में क्या होएगा? वाइड एग्रीमेंट होएगा। क्या होएगा? वाइड एग्रीमेंट होएगा।
नंबर 2, एक्स ए एग्री टू सेल 50 kgs ऑफ एप्पल टू बी, ठीक है, ए ने बी को जो है 50 किलो क्या दिया, सेब दिया. द लोडेड ट्रक लेफ्ट फॉर डिलीवरी ऑन 15th मार्च बट ड्यू टू राइड्स इन बिटवीन रीच्ड बी ऑन 19th मार्च. क्या बोला है यहाँ पे, कब पहुंचा दोस्तों, यहाँ पे 19th मार्च को पहुंचा. कब पहुंचा, 19 मार्च. मतलब ये क्या बोल रहा है, इसने ये ड्यू डेट नहीं दिया है कि कब पहुंचना चाहिए था, बट इसने आपको एक संकेत दे दिया है, राइट्स की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ जरूर है. पूरा 15 को निकला था, पहुंचे 19th को. मतलब यहाँ पे एज सच ड्यू डेट नहीं दी हुई है कब पहुंचना है. अच्छा मेरी बात याद करो कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है. ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. बोलो हाँ या ना. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. अगर आप याद करो तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर डेट एंड टाइम नहीं दिया, डेट नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, तो रीजनेबल टाइम पकड़ लो. याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस. इसके बाद मैंने बताया था कि अगर डेट दिया है, टाइम नहीं दिया, तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस पकड़ लो. प्लेस नहीं दिया है तो उसको मैसेज कर दो. याद है 48, 49, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस. तो जैसे ही आप 49 पे उसको एप्लीकेशन के लिए पूछेगा, कौन, प्रोमिसर, प्रोमिसी को, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू प्रोवाइड द प्लेस. बट इस केस में टाइम की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है. बोलो जरा फटाफट. प्लेस का तो ऐसा यहाँ पे कोई जिक्र नहीं, टाइम की यहाँ पे बात जरूर हुई है. ये बोला ऐसा 15 मार्च को चला था, 19 मार्च को पहुंचा. अब बात यहाँ पे एक आएगी ना स्टूडेंट के से, यार यहाँ पे तो ड्यू डेट नहीं दिया होगा इस क्वेश्चन में कि इसको कब पहुंचना चाहिए था, है ना, यस और नो, यस. बट इतना जरूर बोल रहे हैं राइट्स की वजह से ये 19 मार्च को पहुंचे. इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है दोस्तों, पहुंचना इसको 15 मार्च को ही था, या 16 मार्च को था, या 17 मार्च को था, या 18 मार्च, ऐसा कुछ भी नहीं दिया. पर मैं ये मान रहा हूं कि राइट्स की वजह से लेट जरूर हो गया है, राइट्स की वजह से लेट जरूर हो गया. तो जो अपना एक्ट है वो क्या बोलता है कि वेयर द टाइम इज ऑफ एसेंस इंपॉर्टेंट. टाइम जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में अगर आपने लेट जो है प्रॉमिस परफॉर्म किया, तो उस केस में जो है क्या हो जाएगा, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी. क्या हो जाएगा, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी. और पार्टी अगर चाहेगा तो कैंसिल करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा. बट अगर कैंसिल कर दिया, ये सुनो, दो चीजें थी वहां पे, या एक्सेप्ट करेगा तो कैंसिल, एक्सेप्ट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यस. जहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखो ध्यान से समझना, टाइम अगर जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर जो लॉस होगा वो रिकवरी लेगा, वो बात खत्म होती है. यस और नो, यस. और वो क्या कर देगा, वो चाहेगा तो यहाँ पे वाइडेबल कर सकता है. बट अगर टाइम एसेंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो वाइडेबल नॉट पॉसिबल. वाइडेबल होना कॉन्ट्रैक्ट का पॉसिबल नहीं है. पर यस, वो कंपनसेशन जरूर ले सकता है. यस और नो, यस. तो मैं चूंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं की गई है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक अजम्पशन ले सकते हो. टाइम इज ऑफ एसेंस इंपॉर्टेंट, टाइम इज नॉट ऑफ एसेंस इंपॉर्टेंट. तो इफ यू आर टेकिंग द अजम्पशन ऑफ टाइम इज ऑफ एसेंस इंपॉर्टेंट, राइट, तो फिर वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि इट कैन बी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी. और अगर उसने रिसाइंड कर दिया, क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया, तो देन नो नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. यस नो, नंबर 1. एंड नंबर 2 जो है कंपनसेशन, जो है जो भी बेनिफिट वगैरह जो भी उसका लॉस हुआ वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है. बट अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, आ रहा है बात समझ में, यस, तो रिकंसीडरेशन होएगा, राइट. एक्सेप्ट वो तभी करते हैं जब वहां पे कुछ निगोशिएशन होएगा. एंड निगोशिएशन होने के बाद अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर बाद में अगर कुछ भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आती है या कुछ भी तरीके का लॉस होता है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर पाएगा. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों, यस. तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, यस. तो यहाँ पे आपको एक अजम्पशन अपनी तरफ से देना पड़ेगा, दैट इज टाइम इज ऑफ एसेंस. बट अगर आप डायरेक्टली ऐसा आंसर लिखोगे, यस कर सकता है या नो नहीं कर सकता है, उस केस में आपका आंसर गलत होगा. उस केस में ये समझेगा एग्जामिनर कि आपने पढ़ा नहीं, आप बस यहाँ पे तुक्का मार रहे हो. पर अगर आपने एज्यूम करके लिखा कि टाइम इज ऑफ एसेंस इंपॉर्टेंट, या तो आप ये लिख दो कि टाइम इज नॉट ऑफ एसेंस इंपॉर्टेंट, दोनों भी आप एजम्पशन लिख सकते हो. दरवाजा खुला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है टाइम से रिलेटेड. प्लेस के बारे में जिक्र नहीं करना, क्योंकि प्लेस के बारे में क्वेश्चन में पूछा नहीं गया. आई होप आई एम क्लियर, यस. तीसरा आता है दोस्तों, एन आर्टिस्ट प्रॉमिस्ड टू पेंट ऑन द फिक्स्ड. पेंट आ गया. अब पेंट से ही वर्ड समझ में आ जाए कि साहब क्या है, पर्सनल स्किल.
पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। पर्सनल स्किल बताया था सर आपने, पर्सनल कॉन्फिडेंस बताया था। यस। तो चूंकि पर्सनल स्किल आ गया है तो रिप्रेजेंटेटिव ये काम नहीं कर सकता, उसी को करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा भैया ये अब परफॉर्म नहीं हो पाएगा कॉन्ट्रैक्ट। An artist promised to paint on the fixed date for a fixed amount of remuneration but met with an accident and lost his both hand. याद आया? सेक्शन नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? 37 क्या बोलता है कि भैया प्रोमिसर या तो परफॉर्म करेगा या ऑफर टू परफॉर्म करेगा, बट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर, राइट, या बिकॉज ऑफ सम इनएबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर, रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, पर अगर पर्सनल स्किल वगैरह, पर्सनल कॉन्फिडेंस या स्पेसिफिकली लिखा है एग्रीमेंट की प्रोमिसर ही करेगा, फिर रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर? यस। ये तीसरे वाले में आएगा। चौथे में क्या बोलता है? अभिषेक एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, ओके, बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द रिलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज। यहां पे क्या आ गया दोस्तों? हो याद करो, इनकॉम्पिटेंसी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। एज ऑफ मेजॉरिटी, दूसरा अनसाउंड माइंड, तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट आ गया कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर छिड़ गया है, तो अब वो जो कंट्री है वो एलियन एनिमी हो गया। एलियन एनिमी के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइडेबल हो जाएगा। वाइडेबल हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। वाइडेबल नहीं होगा, यहाँ पे पार्टी के ऊपर नहीं है ये तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया जाएगा? वाइड सीज टू इन्फोर्स्ड बाय लॉ। यहाँ पे पार्टी के ऊपर नहीं छोड़ा गया है निर्णय। आ रहा है बात समझ में? यस। क्योंकि कंट्रीज एलियन एनिमीज हो गई है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो इनकॉम्पिटेंसी के केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकॉम्पिटेंसी के केस, अच्छा मेरी बात अब ध्यान से समझ, जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया गया था ना दोस्तों, उस समय वैलिड था। बाद में क्या हुआ है कि दोनों कंट्रीज एलियन एनिमी हो गई, तो उस केस में वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी, दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही वैलिड था। इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। बट चूंकि बाद में लड़ाई हुई है तो वॉर डिक्लेयर हुआ, एलियन एनिमीज हो गए, तो उसको डेफिनेटली क्या मान लिया जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सीज टू बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। यहाँ पे आप देख लें आप फटाफट से, टाइम इज ऑफ एसेंस, इसने एक assumption ले लिया है, राइट। और चूंकि ये वाला assumption लिया है, टाइम इज ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट। तो एज द टाइम अप्लाइज, as by the time apples reached B, they were already rotten, खराब हो चुका था। The contract is discharged due to destruction of subject matter of contract, राइट हो गया, उसकी वजह से रुक गया और चीजें खराब हो गई थी। आ रहा है बात समझिए? तो टाइम इज ऑफ एसेंस, इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाएगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है खराब ही हो गया तो बात ही खत्म होता है दोस्तों। यस। सच कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा दूसरा वो जो होता है पेंट वाला, तो पर्सनल नेचर का, तो हेंस कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट रिजल्टिंग इन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे सेक्शन 56 नहीं लगेगा, सेक्शन 37 लगेगा। क्लियर है? यस। Such contract is discharged without performance because of subsequent illegality. यहाँ पे क्या दिया है? Subsequent illegality nature of the contract। और इसको मैंने क्या कवर कर दिया? अच्छा, subsequent illegality भी अगर आप बोलोगे तो भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो लॉ कितना बढ़िया से डिफाइन किया गया। और अगर आपने रीजनिंग दिया इनकॉम्पिटेंसी का, ये दोनों जगह अप्लाई होगा, यस और नो? यस, सेक्शन 11 में, राइट। तो इनकॉम्पिटेंसी वाला भी अगर आप रीजनिंग बोल दो तो भी वहां पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। I hope I am clear. Yes or no? Yes. So यहाँ तक सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर कर लिया है दोस्तों। ये 3 केस स्टडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी की केस स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।